Hi and welcome to the Natural Language Processing course and also welcome to the Fahad Hussain YouTube channel। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। फ्रॉम द वेरी स्क्रैच जब से हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कोर्स को स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले ये जाना था कि हम इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ NLP बल्कि डीप NLP के भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी NLP के अंदर मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट। तो टिल द लास्ट वीडियो यानी हम 28 वीडियोस पर इस वक्त काम कर चुके हैं। उन 28 वीडियोस के अंदर NLP से रिलेटेड जितनी चीज़ों पर हमारी बात हुई है वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड थी, आइदर वो क्लासिफिकेशन पे हो, सेंटिमेंट एनालिसिस पे हो या फर्दर जितने डिफरेंट टॉपिक्स थे वो हो। तो आज से हम सेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे डीप लर्निंग से रिलेटेड यानी डीप NLP पे। तो लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और यहाँ पर आने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओगे, इस पर क्लिक करके, और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं यहाँ पर मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं और जो भी कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड या कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है जो मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड अपने वीडियो सेशन पर या कोड इस्तेमाल कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर। आप गूगल पे फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पर आ सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो तमाम चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, क्लिक करोगे और डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह से लेटेस्ट और नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो इस वीडियो सेशन के अंदर हम ये समझेंगे कि एक्चुअली डीप लर्निंग क्या है, परसेप्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं और इन कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास ANN विच मीन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किस तरह से वजूद में आता है और वो किस तरह से काम करता है। तफसीलन अगर आप डीप लर्निंग के हवाले से जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर डीप लर्निंग के कोर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से देख कर समझ सकते हैं कि एक्चुअली डीप लर्निंग क्या है और डिफरेंट एल्गोरिथम्स या मॉडल्स वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली डीप लर्निंग क्या है और उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। स्लाइड पर बताया जा रहा है कि डीप लर्निंग ऑल्सो known as the deep structured learning is a part of the broader family of machine learning method based on artificial neural network with representation learning। डीप लर्निंग जिसको हम डीप स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी कहते हैं, ये मशीन लर्निंग की फैमिली का ही पार्ट है जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट मौजूद है जो कि लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डीप लर्निंग के अंदर लर्निंग कैन बी सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज एंड ऑल्सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो लर्निंग इसके अंदर 3 टाइप पर हो सकती है, सेमी सुपरवाइज, सुपरवाइज्ड या फिर अनसुपरवाइज और इसी तरह रीइंफोर्समेंट के बेस पर। अब मैं अगर इसको मज़ीद इन्हेंस करूँ, बेसिक डेफिनेशन डीप लर्निंग की क्या हो सकती है कि डीप लर्निंग इज़ अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट लर्न फीचर्स एंड टास्क डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा वेयर डेटा मे बी इमेजेस, टेक्स्ट एंड साउंड। तो मशीन लर्निंग का ही पार्ट डीप लर्निंग है जिस पे जो फीचर लर्निंग की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो डायरेक्टली है फ्रॉम द डेटा, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। अब वो डेटा इमेजेस के फॉर्म पे भी हो सकता है, टेक्स्ट के भी फॉर्म पे हो सकता है और साउंड के फॉर्म पे भी हो सकता है। एज कम्पेयर टू दी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर ये जो डायरेक्टली टास्क लर्न करने का फीचर मौजूद है वो एक्चुअली इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ डिफ़ॉल्ट तौर पर इसमें मौजूद होता है, क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग पे इस काम को कर रहे होते हैं तो हमें फीचर एक्सट्रैक्शन सेपरेटली करना होता है, उसके बाद लर्निंग करनी होती है और इसके अंदर जो लर्निंग है वो न्यूरॉन्स के कॉन्सेप्ट के साथ है। तो अगर मैं बेसिक डिफरेंस देखूँ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में तो इस स्लाइड पर ही हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि मशीन लर्निंग के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि यहाँ पर फीचर एक्सट्रैक्शन एक सेपरेट पार्ट के तौर पर मौजूद है, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन के साथ मौजूद है। यही वजह है कि ये डायरेक्टली अपने डेटा से फीचर्स को लर्न करता है और उसके बाद आपके मॉडल को बिल्ड करके आउटपुट के फॉर्म पर दिखा रहा होता है, आइदर वो रिग्रेशन से रिलेटेड हो या फिर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हो। अब बात करते हैं कि एक्चुअली जो न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग में वो काम किस तरह से करता है। तो हम जानते हैं कि एक ह्यूमन माइंड कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है और ये न्यूरॉन्स लर्न करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, जिसके ज़रिए से एक ह्यूमन माइंड एक डिसीजन लेकर उसको फुलफ़िल करता है। तो ये न्यूरॉन्स का एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है जो इस इमेज पे दिखाया जा रहा है। इस तरह से मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन पर मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये कनेक्शन एक वेट के फॉर्म पर अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। अगर मैं एक न्यूरॉन्स की एग्जांपल दूं तो इस वक्त हमारे पास एक सेपरेट न्यूरॉन्स मौजूद है जो इंडिविजुअल इसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन्स है, जबकि इस न्यूरॉन्स के साथ जितने ब्रांचेस बने हुए हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है इस स्ट्रक्चर में वो एक्सॉन है जहाँ से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है, विच मीन
इस इमेज के मुताबिक जो डेंड्राइट्स है वो हमारे पास डेटा को रिसीव करने के लिए मौजूद है, जबकि इस वक्त इस इमेज के मुताबिक जो एक्सॉन है वो हमारे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये रिसीवर है और ये ट्रांसमिट करके किसी दूसरे न्यूरॉन्स को अपना डेटा इन टर्म ऑफ द वेट देगा, जिसके ज़रिए से ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इंटरनली हमारे माइंड पे या हमारे ब्रेन में काम कर रहे होते हैं। और अगर इसी न्यूरॉन्स को हम एक इंडिविजुअल अपने डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे लेके जाएं तो उसे हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं। तो ये परसेप्ट्रॉन किस तरह से वर्क करता है इसको हम इस स्लाइड के अंदर समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त एक न्यूरॉन्स हैं जिसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें इस वक्त जो इनपुट क्वांटिटी आकर अटैच्ड हो रही है वो 2 है और ये एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इस वक्त मैं अपने फर्स्ट इनपुट को इनपुट 1 कहता हूँ, जबकि जो सेकंड हमारे पास इनपुट है उसे हम इनपुट 2 कहते हैं। यकीनी तौर पे जब आप इसे इनपुट 1 को और इनपुट 2 को कोई वैल्यू दोगे तभी ये एज अ इनपुट वर्क करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको कह दिया कि इस वक्त इनपुट 1 की वैल्यू है 12 और इनपुट 2 की वैल्यू है 5। उसके बाद हमारे पास ये जो लाइन है जो इस न्यूरॉन से जाकर अटैच्ड हुई हुई है इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। इस सिनेप्सिस पर हम अपने न्यूरॉन्स के वेट को असाइन करते हैं, यानी उस इनपुट के इम्पोर्टेंस या उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं कि ये इसकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है। ओके, सो फॉर दिस कॉन्सेप्ट आई एम असाइनिंग ए स्पेसिफिक वेट वैल्यू हेयर। फॉर दिस द वेट विल बी 0.5 एंड सिमिलरली हमने यहाँ पर जो वेट दिया वो -0.1 दिया। नॉर्मली क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं परसेप्ट्रॉन की, जब हम वेट असाइन करते हैं तो वो नॉर्मलाइज फॉर्म पर होता है और हमारे पास इनपुट वैल्यू भी नॉर्मलाइज फॉर्म पर होती है जो कि 0 से 1 के दरमियान होती है। लेकिन इस वक्त हम परसेप्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक रैंडमली वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो गया कि हमने सबसे पहले इनपुट वैल्यू को लिखा और उसके बाद अपने सिनेप्सिस के वेट वैल्यूज़ यहाँ पर बता दी। उसके बाद हमारे पास स्टेप्स ये है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 नेगेटिव। तो इस बेस पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 6 यहाँ पर, और जबकि इस बेस पर हमारे पास 0.7 नेगेटिव का रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस स्टेप के बाद हमें जितनी इनपुट्स वैल्यूज़ होती हैं उन सब को आपस में सम करना होता है, क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें 6 है और 0.7 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ऐड करने के लिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया 6 प्लस, जबकि इस वक्त जो सेकंड हमारे पास सिनेप्सिस की वैल्यू है वो नेगेटिव में है तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा। तो इस बेस पर अगर हम 6 माइनस 0.7 करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का 5.3 वैल्यू आ गई। इस बेस पर हमारे पास इनपुट 1 एंड इनपुट 2 के बेस पर जो फाइनल आउटपुट इस परसेप्ट्रॉन के बेस पर सेट हुआ है वो 5.3 हुआ है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप ये आता है कि हम यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करें जिसके बेस पर ये डिसाइड होगा कि इस परसेप्ट्रॉन का आउटपुट 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल किया जो हम आगे जाकर मज़ीद बेहतर तरीके से समझेंगे कि वो एक्टिवेशन फंक्शन क्या है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समझाने के अतबार से इस एक्टिवेशन फंक्शन को 2 वैल्यूज़ में डिवाइड करता हूँ, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास जो समेशन की वैल्यूज़ आ रही है विच मीन 5.3 की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है तो हमारा आउटपुट 1 होगा, जबकि हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो आउटपुट हमारा 0 होगा। तो इस बेस पर हमारे पास जो यहाँ पर आउटपुट डिसाइड हुआ वो 1 हुआ क्योंकि इस वक्त हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरह से एक बेसिक परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर इम्प्लीमेंट होता है और वो इस तरह से वर्क करता है। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास इनपुट बेस वैल्यू और वेट पर ही नेगेटिव कोई आउटपुट आ जाता है जिसके बेस पर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव या 0 पर आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट 2 थी वैल्यू 5 थी उसकी जगह हम अगर 0 कर दें तो वो वैल्यू किसी भी वेट से मल्टीप्लाई होगी, उसका आउटपुट 0 ही आएगा। तो इस बेस पर हमारा एक्टिवेशन फंक्शन इस कॉन्सेप्ट के साथ बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर परसेप्ट्रॉन के अंदर जो चीज़ ऐड की जाती है इस 0 को मैनेज करने के लिए उसे हम बाइस कहते हैं। तो बाइस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करता है, वो हमारे उस इनपुट वैल्यू पर 1 को ऐड कर देता है, यानी ये जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आएगी विच मीन 0, तो 0 + 1 1 के बराबर हो जाएगा और उसके बाद वो 6 1 से मल्टीप्लाई होगा।
इस चीज़ को एडिशनली ऐड करने की वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को 22 को ऐड ना करूँ तो इन फ्यूचर जब ये 6 वैल्यू इसके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो वो दोबारा से 0 हो जाएगा और हमारे पूरे परसेप्ट्रॉन की वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पर हमारा जो आइडिया है आगे बढ़ने का और अपने मॉडल को ट्रेन करने का वो यहाँ पर आके स्टक हो जाएगा और हम अप्रोप्रिएट मैनर पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से एक बेसिक परसेप्ट्रॉन काम करता है जिसके अंदर इनपुट की वैल्यू, वेट और उसके बाद उनका समेशन है और फिर एक्टिवेशन फंक्शन है और उसके बेस पर हमारा आउटपुट जनरेट होता है और 22 को ऐड करने की वजह 0 की वैल्यू को अवॉइड करना है। इस बेस पर हमारे पास ओवरऑल जो परसेप्ट्रॉन की ये इंडिविजुअल वर्किंग है वो एक स्पेसिफिक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं समेशन ऑफ आई, विच ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 to n। जितने भी इनपुट की वैल्यू है वो तमाम ऐड होगी कि इस बेस पर वेट की वैल्यू, वेट ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ आई, जो हमने यहाँ पर किया है इस जगह पर, ठीक है ये, और इस पर एक वैल्यू ऐड होगी जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, विच मीन 22। तो ये हमारा ओवरऑल परसेप्ट्रॉन का फॉर्मूला है जिसके बेस पर परसेप्ट्रॉन वर्क कर रहा होता है। अगर मैं उसी डायग्राम को एक स्टैंडर्ड डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करके दिखाऊं जो मैंने यहाँ पर रफली करके दिखाई है, तो इस इमेज पे भी यही चीज़ दिखाई जा रही है कि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, साइनेप्सिस पे डिफरेंट वेट वैल्यूज़ होंगी जिनका हम समेशन मालूम करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करके हमारे पास 1 या 0 के फॉर्म पर एक आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। परसेप्ट्रॉन इंडिविजुअली एक बिल्कुल रफ सी इमेज पर हमें ये पता चलता है कि इसकी एक स्ट्रेंथ इंटरनली इतनी कोई ख़ास नहीं है जब तक मल्टीपल परसेप्ट्रॉन एक साथ काम ना करें। जिस तरह से एक एंट है, एंट इंडिविजुअली किसी खास वेट को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह अपने स्टोरेज एरिया पर नहीं ले जा सकती, लेकिन अगर मैं एंट कॉलोनी की बात करूं चींटियों की, तो वो मिलकर बहुत सारे मुश्किल काम को भी कर सकती हैं। तो बिल्कुल यही डेफिनेशन हमारे इन परसेप्ट्रॉन पे भी है कि जब ये मल्टीपल परसेप्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की एक सूरत बनाते हैं जो हमारे काम को मज़ीद इनहेंस लेवल से आगे लेकर चलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या है और वो किस तरह से हमारे डीप लर्निंग के अंदर वर्क कर रहा होता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन के हवाले से बताया जा रहा है कि एक्टिवेशन फंक्शन are an extremely important feature of the artificial neural network. They basically decide whether our neurons should be activated or not, whether the information that the neuron is receiving is relevant for the given information or should it be ignored. तो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन एक्चुअली एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री पर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि जो न्यूरॉन्स की वैल्यू है या वो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो उस एक्टिवेशन फंक्शन पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मौजूद होती है जिसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि इस न्यूरॉन्स की वैल्यू को हमें आगे मूव करना है या फिर नहीं करना है। द एक्टिवेशन फंक्शन इज़ द नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी कैन डू ओवर द इनपुट सिग्नल दैट ट्रांसफर आउटपुट इन दैन सीन टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरॉन्स एज इनपुट। यानी एक इनपुट लेयर से जब वो अगले लेयर्स पर जाएगा तो वहाँ पर जाने के लिए हमें एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म चाहिए होता है आउटपुट का, जो कि हम एक्टिवेशन फंक्शन से डिसाइड करते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास। एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर हो सकते हैं और नॉन लीनियर हो सकते हैं। लीनियर तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट लाइन से होती है जिसके अंदर कोई इतनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। असल बात ये होती है कि नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो उन नॉन लीनियर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है जो एक कर्व की फॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन है, सिग्मॉइड है, 10H है, रेलो है, रेकी रेलो है एंड सॉफ्टमैक्स है, जो कि कैटेगोरिकल के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली हमारे पास थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन क्या है। तो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि थ्रेशोल्ड फंक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है एक्टिवेशन के फॉर्म पर, जिसमें हमारे पास 0 या फिर 1 के दरमियान वैल्यू होती है और जो भी हमारे पास इनपुट है अगर वो ग्रेटर दैन या इक्वल 0 है तो उसकी वैल्यू 1 डिसाइड हो जाएगी, और अगर वो लेस दैन 0 है विच मीन नेगेटिव है तो वो 0 की तरफ मूव हो जाएगा। ये हमारे पास सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन थी। उसके बाद हमारे पास सिग्मॉइड है। सिग्मॉइड के अंदर ये बात बताई जा रही है कि अगर आप थ्रेशोल्ड को देखो तो ये सिर्फ 0 और 1 के दरमियान ही वैल्यू को डिसाइड कर पा रहा है, मिड वैल्यू कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। यानी मिड में हम कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इससे ऊपर हो तो ये हो जाए और इससे कम हो तो ये हो जाए। तो इसी डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा कर्व दें एज लाइक दिस, तो ये फंक्शन जो कि बिल्कुल इस वक्त स्टेट फॉर्म पर था वो कर्व की फॉर्म पर आ गया, तो उस कर्व फॉर्म को हम यहाँ पर सिग्मॉइड फंक्शन कह रहे हैं। तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या है और वो किस तरह से काम करता है। द सिग्मॉइड फंक्शन कर्व लुक लाइक ए एस शेप। द फंक्शन रिड्यूस एक्सट्रीम वैल्यू और आउटलायर्स इन डेटा विदाउट रिमूविंग दैम।
It convert independent variable of near infinite range into a simple probabilities between 0 and 1 and most of the output will be very close to 0 and 1. तो इसमें कर्व की वैल्यू हमें ये बताती है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिवाइड हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि मैं इस वैल्यू को अगर मैं 0.5 कहूँ, क्योंकि इस वक्त ये यहाँ पर 0 के फॉर्म पर मौजूद है और ये 1 पे, तो ये कर्व के फॉर्म पर आ गया, जिसके ज़रिए से हम अपने डेटा को प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिवाइड कर सकते हैं कि अगर वो 0.5 से कम है तो वो 1 को डिसाइड हो जाए, और 0.5 से ज़्यादा है तो 1 को डिसाइड हो जाए, और 0.5 से कम है तो वो 0 की तरफ चला जाए। तो जहाँ पर हमें इस फॉर्म पर प्रोबेबिलिटी वाइज डेटा को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम सिग्मॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सप्रेशन माइनस एक्स। और एक्स ये एक्चुअली वो वैल्यू है जो हमारे एक्चुअली उस फॉर्मूले से डिवाइड हो रही है, जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पर है। यहाँ c 22 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम एक्स वेट एंड इनपुट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो समीशन के साथ भी मैं स्टार्टिंग पे लिख चुका हूँ। उसके बाद रेक्टिफायर है, जो कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है। रेक्टिफायर जिसको हम रिलो भी कहते हैं, इज़ द मोस्ट वाइडली यूज एक्टिवेशन फंक्शन वाइल डिजाइनिंग अ नेटवर्क टुडे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द रिलो फंक्शन इज नॉन लीनियर, विच मीन वी कैन ईजिली बैक प्रोपिगेट द एरर एंड हैव मल्टीपल लेयर ऑफ न्यूरॉन्स बीन एक्टिवेटेड बाय द रिलो फंक्शन। यानी हम बैक प्रोपिगेशन करके अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर देखो डायग्रामेटिक वे पे, तो हमारे पास अगर वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में ही अपने इस एरिया पे रहता है, लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 0 से आगे की तरफ होती है तो ये फ्लक्चुएट होता हुआ आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन इसमें मौजूद है, जो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताती है कि हम इसे अपने इनपुट या हिडन लेयर के अंदर इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम अपने न्यूरॉन्स की इंपॉर्टेंस को बता सकें। इसका फार्मूला मैक्स एक्स ऑफ 0 है। हम यहाँ पर एक्स की जगह वो वैल्यू लिखते हैं जो हमारे पास न्यूरॉन्स की बन रही होती है, जिसके बेस पर ये मैक्स फंक्शन अपना काम करते हुए हमारी वैल्यू को डिसाइड करता है कि वो 0 या फिर 1 पर कन्वर्ट हो सके या जा सके। इसके बाद रिलो एक्टिवेशन फंक्शन के बाद रिलो से ही रिलेटेड हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जिसको हम रिकी रिलो कहते हैं, जहाँ पर वैल्यू जो कि 0 एंड 1 के दरमियान हुआ करती थी, अब ये वैल्यू नेगेटिव की तरफ भी जाना शुरू हो गई। तो रेगुलर रिलो किस तरह से काम करता है? एक्चुअली इट इज़ अ फंक्शन इज नथिंग बट एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ द रिलो फंक्शन, एज वी सॉ दैट फॉर अ रिलो फंक्शन द ग्रेडियंट इज 0 और x इज लेस देन 0, विच मेड द न्यूरॉन्स डाइज फॉर द एक्टिवेशन इन द रीजन। यानी अगर x की वैल्यू 0 से कम होती है, सिंपल रिलो की अगर मैं बात करूँ, तो न्यूरॉन्स हमारा एंड हो गया, फर्दर नीड नहीं होगी उसकी। लेकिन रेकी रिलो इज डिफाइंड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इंस्टीड ऑफ डिफाइनिंग द रिलो फंक्शन एज 0 एंड x लेस देन 0, वी डिफाइन इट एज अ स्मॉल लीनियर कंपोनेंट ऑफ x। यानी अब हमारी रेंज 0 की तरफ भी मजीद जाएगी और पॉजिटिविटी की तरफ भी जाएगी, जिस पे आप थ्रेशोल्ड आई मीन फ्लक्चुएशन इस वैल्यू की अगर आप इस रेंज से देखो तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर वैल्यू 0 है जो कि नेगेटिव की तरफ भी जा रही है और इसी तरह से पॉजिटिव की तरफ भी जा रही है, जो वैल्यू को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी 0 से पॉजिटिव एंड 0 से नेगेटिव। जबकि इसी तरह हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसमें बीच में कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी बेस एरिया नहीं है जिस तरह से सिग्मॉइड पे था, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास tan h फंक्शन है, जो बिल्कुल सिग्मॉइड की तरह है। लेकिन सिग्मॉइड के अंदर हमने देखा था कि वैल्यू हमारे पास 0 से 1 के दरमियान थी, और 0 से 1 को हमने प्रोबेबिलिटी बेस डिवाइड करने के लिए 0.5 डिसीजन वहाँ पे लिया था प्रोबेबिलिटी वाइज। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1 से 0 एंड 0 से -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास एक्सप्रेशन एक्टिवेशन फंक्शन 2 मल्टीपल प्रोबेबिलिटी वेज में इन फ्यूचर डिवाइड किया जा सकता है अगर यूज़र चाहे, वगरना ये नॉर्मली और एक्चुअली ऑलरेडी ही डिवाइड है 0, 1 एंड -1 के दरमियान, जिसके ज़रिए से हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों को कंसीडर करते हुए tan h फंक्शन से गुजार सकते हैं। जबकि एट लास्ट हमारे पास सॉफ्टमैक्स फंक्शन है। एज अ नेम सजेस्ट सॉफ्टमैक्स फंक्शन का ज़्यादातर इस्तेमाल हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं, जहाँ पर क्लासिफिकेशन रिजल्ट 0, 1, 2, 3, 4 की क्वांटिटी पे मौजूद हो, जो कि हम अपकमिंग जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे क्लास में तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ पर डेटा भी प्रोबेबिलिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पर डिवाइड होता है और हम अपने डेटा को मल्टीपल क्लासिफिकेशन पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि स्लाइड भी बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर फंक्शन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इवेंट
exponent n different event. In general way to say, this function will calculate the probabilities of each target class over all possible target classes. Later the calculate probabilities will be helpful for determining the target class for the given input. जहाँ पर सिंपल इनपुट जो है वो 0 1 के फॉर्म पे था, लेकिन हमने उन क्लासेस को सॉफ्टमेंट फंक्शन के ज़रिए से मल्टीपल क्लासिफिकेशन में हैंडल कर पाते हैं, जिस पे उनकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल, और जिसके बेस पर हमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू मिलती है, जो एट लास्ट पैराग्राफ में भी बताया जा रहा है कि जो हमारे पास सॉफ्टमैक्स का फार्मूला होता है, आप यहाँ पर देख भी रहे हो कि एक्सप्रेशन एक्स आई समेशन ऑफ एक्सप्रेशन एक्स ऑफ जे, द फार्मूला कंप्यूट द एक्सपोनेंट e power of the given input value and sum of the exponential value of all the values in an input. Then the ratio of the exponential of the input value and the sum of the exponential values is the output of the softmax function. तो एट लास्ट जो हमारे पास आउटपुट फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ के सम के साथ फर्दर डिवाइड का है, जिसके ज़रिए से हमें प्रोबेबिलिटी वेज का पता चलता है कि किस क्लास की प्रोबेबिलिटी इस अकॉर्डिंग टू द डेटा ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो कि फर्दर क्लासीफाई हुआ हुआ है 3 पार्ट में, तो अब जब हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग होगी तो वहाँ पर इन तीनों के दरमियान एक्सपोनेंशियल वाइज प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी कि इन तीनों क्लासेस में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास उस स्पेसिफिक डेटा पे 2 की आ रही है तो वो इस फॉर्म पर अपने डेटा को कन्वर्ट कर देता है 1 हॉट इनकोडिंग में, जहाँ पर हम सॉफ्टमैक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके बेस पर हमें पता चलता है कि इस वक्त जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है वो सबसे ज़्यादा है, विच मीन ये रॉ डेटा या जिस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं अपने मॉडल पे वो क्लास 2 से ही बिलोंग करता है. तो इस तरह से अभी तक हमने डीप लर्निंग को समझ लिया, परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, और साथ ही साथ हमने जिन एक्टिवेशन फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं उन एक्टिवेशन फंक्शन को हम समझ चुके हैं. अब हम उन्हीं परसेप्ट्रॉन के अंदर देखते हैं कि इन परसेप्ट्रॉन पर हम एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले एक्टिवेशन फंक्शन है उसमें रीलो है और सिग्मॉइड है. रीलो को हम नॉर्मली हिडन लेयर के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है, जबकि जो आउटपुट लेयर होता है उसके अंदर हम सिग्मॉइड को इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी वाइज है. हम अपनी वैल्यू को डिसाइड करके थ्रेशोल्ड लेवल सेट करते हैं कि 0.5 से ज़्यादा है तो 1 करो, कम है तो 0 की तरफ लेकर आओ. और इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि हमारे पास वेट वैल्यू है, मल्टीप्लाई होने के बाद समेशन है, समेशन के बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और एट लास्ट थर्ड स्टेप पर हमारे पास सेकंड एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल होगा आउटपुट के लिए, जिसके बेस पर आउटपुट डिसाइड हो जाएगा. अब बात होती है कि सिंपल परसेप्ट्रॉन को तो हमने देख लिया और परसेप्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं, हम एक्टिवेशन फंक्शन को भी समझ चुके हैं. अब बात आती है कि एक्चुअली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है. तो इस वीडियो सेशन के स्टार्ट पे ही जब मैंने परसेप्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को बताया तो मैंने बताया था कि एक इंडिविजुअली एक परसेप्ट्रॉन की कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे मॉडल पे. वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो एंट कॉलोनी के अंदर एक इंडिविजुअल एंट की है, लेकिन ये सारे एंट्स मिलकर जब काम करते हैं तो इनकी एक होल कॉलोनी बनती है और ये बहुत बड़े काम कर सकते हैं. तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के हवाले से क्या बताया जा रहा है कि ANNs यूजुअली सिंपल कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क आर कंप्यूटिंग सिस्टम वर्गली इंस्पायर्ड बाय द बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एनिमल ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन. और ANN इज़ बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ द कनेक्टेड यूनिट्स और नोड्स. नोड्स क्या हैं? जो एक न्यूरॉन्स का एक सर्कल जो मैं बना रहा था वो है कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरॉन, which loosely model the neurons in a biological brain. Each connection like a synapses जो line है is a biological brain can transmit a signal to other neurons जो weight के form पर लेके जा रही हैं neurons को. An artificial neuron that receive a signal then processes it and can signal neurons connected to it. These signal at the connection is a real number and the output of each neurons is computed by some non-linear function of the sum of the input. ये एक्टिवेशन फंक्शन के हवाले से बात हो रही है. The connection are called edges. Neurons and edges typically have a weight that adjust as learning proceed. The weight increase or decrease the strength of the signal at the connection neuron. They have a threshold such as the signal is sent only if the aggregate signal cross the threshold. Activation function किस तरह से threshold level set करेगी. Typically neurons are aggregated into the layer. Different layers may perform different transformation of the input. Signal travel from the first layer
the input layer, so the last layer output possibly after traversing the layer multiple times. तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर के हवाले से बताया जा रहा है कि ये नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगे, इनके एजेस होंगे, साइनेप्सिस से इनपुट वैल्यूज़ जाएंगी, थ्रेशोल्ड फंक्शंस, एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल होगा, डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं जिसमें लेयर्स के हवाले से बात हो रही है, इनपुट लेयर है, मल्टीपल हमारे पास ट्रांसमीटर लेयर हो सकते हैं जिसको हिडन लेयर कहा जा रहा है, और फाइनली हमारे पास आउटपुट लेयर होगा। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं डायग्रामेटिक वे में ANN को शो करूँ तो ये कुछ इस तरह से शो होगा, जिसमें इस वक्त हमारे पास ये इनपुट लेयर है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो एरिया है ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसको हम हिडन लेयर कहते हैं। हिडन लेयर के अंदर क्वांटिटी वेरिएशन हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ये आपके मॉडल पे डिपेंड करता है और कॉम्प्लेक्सिटी पे कि आप कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को रखकर अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं। और उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास आउटपुट का है जिस पर हमारे पास रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट हो सकता है। तो अगर आप इसको एक सिंपल परसेप्ट्रॉन जो हमने ड्रॉ भी करके देखा और समझा भी था उससे कंपेयर करो तो बिल्कुल वही डेफिनेशन इस पे लागू होती है कि हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो ये मैं इसे इनपुट कह सकता हूँ एज लाइक दिस, और ये हमारे पास आउटपुट है। तो ये जो नोड्स हैं इस नोड्स की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, ये आपके डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट डेटा पर बेस करता है कि आपके पास डिपेंडेंट डेटा कितने हैं और इनडिपेंडेंट डेटा कितने हैं। जितने आपके पास इनडिपेंडेंट डेटा हैं विच मीन उतने ही आपके पास इनपुट होंगे, और जो डिपेंडेंट डेटा है वो हमारे आपके आउटपुट पर बेस कर रहा है, जो फाइनल रिजल्ट है आइदर वो 1 है, 1 2 3 है, 1 0 है, कुछ भी है। तो इस वक्त हमारे पास जो इनपुट लेयर है वो इस बेस पर ड्रॉ किया गया है जो हमारे पास इंडिपेंडेंट डेटा है। हिडन लेयर हम इंटरनली कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस जगह पर हम नॉर्मली अपने एक्टिवेशन फंक्शन रीलो को इस्तेमाल करते हैं, जबकि आउटपुट पर हम अपने सिग्मॉइड को या सॉफ्टमैक्स को इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो होपफुली ये तमाम बातें आपको क्लियर होंगी कि एक्चुअली डीप लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है और एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, परसेप्ट्रॉन क्या है और किस तरह से वर्क करता है। इसी तरह से जब हम अपने ANN को ट्रेन कर रहे होते हैं और हमारा जो आउटपुट है वो अप्रोप्रिएट मैनर पे नहीं आ रहा होता, विच मीन y एंड y कैप के दरमियान जो एरर है वो ज़्यादा होता है, यानी एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो हम अपने मॉडल को बैक प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, बैक प्रोपेगेट का मतलब ये है कि दोबारा से हम अपने एक्टिवेशन फंक्शन के वेट को अपडेट करते हैं ताकि हमारा मॉडल अप्रोप्रिएट मैनर पे काम कर सके, और अनटिल अनलेस जब तक हमारा जो डिफरेंस है एक्चुअल एंड रियल वैल्यू में वो जब तक कम नहीं हो जाता तो हम अपने मॉडल को बार बार अपडेट कर रहे होते हैं, जो कि ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट होता है उसके ज़रिए से किया जा रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें तफसीलन अगर आप जानना चाहते हैं तो डीप लर्निंग के अंदर मैंने तफसीलन इसके हवाले से बात की हुई है कि बैक प्रोपेगेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस सेशन के अंदर मैंने हर मुमकिन कोशिश की इस लेवल पर समझने के लिए कि डीप लर्निंग क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है। होपफुली तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम इन्हीं डीप लर्निंग को प्रैक्टिस के फॉर्म पर बाय यूजिंग टेंसरफ्लो क्लास के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इन इरिस फ्लावर डेटा सेट, ताकि हमें ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आए एंड सो ऑन सो फोर्थ। जितनी चीज़ें आगे आने वाली हैं वो डीप लर्निंग से रिलेटेड हैं, और ANN, CNN, RNN, GRU इन तमाम मॉडल्स को हम अपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। ये तमाम प्रेजेंटेशन स्लाइड आपको मेरे ब्लॉग fadusencsblogspot.com पर मिल जाएगी, फ्रीली डाउनलोड करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।